हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। हम इन पे कोई भी नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ जाती जाएगी ये 3 4 5 6, ये भी आगे बढ़ती रहेगी। मतलब हम जिस भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें उसे कहते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर्स जैसे क्या, ये 1 2 3 4 ये रियल नंबर्स हो गए। 0 भी रियल नंबर हो गया, -1 भी। इनके बीच के ये 1.5 2.5 2.5 1.5 ये सब रियल नंबर्स हुए। रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 जाते जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 2 3 4। ठीक है, ये 4 5 6 जहां तक आपको चाहिए वहां तक जाते जाएंगे, एन तक होते हैं। ये भी एन तक, ये भी एन तक। होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि √3, जैसे कि पाए। ये इनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे हमारा जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.732। आगे जाती है। तो हम इसको डिवाइड में नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? 1.732 आगे जा रही है, तो ये हम डेसिमल हटा के इसके नीचे 1 लिख देंगे। 0 0 0 कहाँ तक 0 लिखेंगे? तो हम तो इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते √3 को। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और हमारे को होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3। अब बोलेगे पी बाय क्यू की फॉर्म में तो है नहीं, तो हमने इन्हें पी बाय क्यू की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में देखो मैं बताता हूँ। 1 के नीचे हम 1 लगा दें तो पी बाय क्यू ही है ये। किसी के नीचे 1 लगाने से उसको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। जैसे 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, 5/1 हो गया। ये है तो 2/1 2 ही। 1/1 भी 2 है, 2/1 भी 2 है, 3/1 भी 2 है। 3/1 भी 3 है, सॉरी, 3/1 भी 3 है, 4/1 भी 4 है। 1 नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे पी वाई क्यू ये भी होते हैं, जैसे 1.3। इसको हम पी वाई क्यू में कैसे लिख सकते हैं? 1.3 डिवाइड बाय 10। डेसिमल हटा देंगे। जो हम डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल की जगह 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो। जैसे अगर होता हमारा 1.679 होता, तो हम इसके नीचे कैसे लगाते? हम सबसे पहले डेसिमल हटाते, डेसिमल की जगह 1 लगाया, फिर 1 2 3। ये 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 मैंने लगा दिया। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। गाइस, अब हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हमें कहता है फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225 by using Euclid's algo।
या एल्गोरिदम। ये क्वेश्चन गाइस इतने आसान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। क्या आएगा हमारा 135, 1 जा 135 होता है, 135 2 जा 270 होता है। तो 270 तो इससे जा नहीं सकता, तो 135 1 जा 135। कितना बचा हमारा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 1 गया 0, हमारा बचा 90। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू में 1 प्लस 90। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड होता है हमारा ये, डिवाइजर होता है हमारा ये होता है हमारा क्वोशिएंट। रिमाइंडर तो सबको पता है, रिमाइंडर ये होता है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, 225 को 135 से डिवाइड किया, तो हमारा आया क्वोशिएंट 1 और 90 रिमाइंडर आया। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू में 1, यहां 90 था गाइस, 135 इंटू में 1 प्लस 90। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता ना, तब तक हम ये करते रहेंगे। अब दोबारा क्या करेंगे, हमारा जो क्वोशिएंट था, जो हमारा डिवाइजर था, उसको हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। करते हैं, देखो 135 डिवाइड बाय 90, क्या आंसर आया हमारा 90। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, 90 1 जा 90, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गया 4। तो हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, डिविडेंड क्या है हमारा 135, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 45। अब हम फिर दोबारा क्या करेंगे, हम फिर दोबारा हमारा डिवाइजर लेंगे। डिवाइजर क्या हमारा 90, फिर डिवाइजर को हम फिर दोबारा डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। 45 2 जा 90, आंसर आ गया हमारा 0। जब तक हमारा 0 नहीं आता आंसर, तब तक हमें करता रहना है। तब हम फिर कैसे लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इधर आ गया हमारा 0। तो जब तक हमारा 0 आ गया तब तक हमें प्रोसेस करना है। उसके बाद हमारा एचसीएफ हमारा जो आता है ना क्वोशिएंट, वो फाइनल जो क्वोशिएंट आता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है गाइस, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट करता हूं मैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे, सेकंड पार्ट में है हमारे 196 एंड 38220। इसको भी हमने बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम से करना है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 38220 डिवाइड करेंगे 196 से। जो बड़ा वाला होता है उसको हमेशा हम डिवाइजर में लिखते हैं, और जो छोटे वाला होता है उसको हम हमेशा डिवाइजर में लिखते हैं 196। अब हम क्या करेंगे, 196 1 जा 196, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 2 से 392 हो जाएगा।
196 वन जा 196, इधर हमारा रिमाइंडर कितना है अभी, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, फिर हम इधर 2 उतारेंगे। अब हम 1862 को 186 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 196 इंटू में 9, 196 इंटू में 9, 196 इंटू में 9 आता है हमारा 1764। ये हम करके देख लेंगे। 196 इंटू में 9, 6 9 जा 54, 9 9 जा 81, 81 में 5 प्लस करेंगे 86, 9 1 जा 9 और 8 प्लस करेंगे 17, 1764। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया ये भी 0। तो फिर अब हम इधर 0 उतारेंगे। 196 980 से 196 को डिवाइड करेंगे, 196 इंटू में 5 करके देखता हूँ, 6 5 से हम ऐसे एक थोड़ा आसपास का करके देख लेते हैं। 196 इंटू में 5, 6 5 जा 30, 5 9 जा 54, 5 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 9, 980 आ गया हमारा, 980 0, 195। ये तो सीधा ही चला गया हमारा, इसको तो हम सीधा भी ऐसे लिखेंगे, 3 8 2 2 0 इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 0, तो हमारा जो जब 0 रिमाइंडर आया था तो हम रुक जाते हैं, तो हमारा 196 क्या आया, ये आ गया हमारा HCF। सो सिंपल। अब गाइस जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप मुझे करके दिखाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें आपका जवाब दूंगा कमेंट्स में। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन 2 कराता हूं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 where q is some integer। इस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं शो, यहाँ क्वेश्चन करेगा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सबसे पहले लेते हैं लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर be a and b is equals to 6। ये मैंने 6 क्यों लिया है b? गाइस ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। तो मैं b उसको ही लेता हूं जो q से मुझे पहले दिखता है। q की जगह कुछ भी हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, मतलब ये हमारा इंटीजर टाइप है। इससे पहले जो भी होगा वो मैं b लूंगा। यहाँ पे 4q प्लस 1 भी हो सकता था, 2q प्लस 1 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था इस जगह पे। तो जो इस जगह पे होगा मैं वो b की वैल्यू लूंगा। अब मैं इसको कैसे करूंगा, वैसे ही देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी हमारा 6 है, a इज इक्वल टू 6 क्यू
प्लस आर। यहाँ तक गाइस हमारा हो गया। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ऑड इंटीजर लो, कोई भी जो आपका मन चाहे वो ले लो। मेरा ऑड, बस लेना ऑड है। मैं ले रहा हूँ 15 ले रहा हूँ मैं। उसको 6 से डिवाइड करो। कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, उसको 6 से डिवाइड करो। 6 2 जा 12, बचा 3। रिमाइंडर हमारा 3 आया। किसी को भी डिवाइड, किसी भी नंबर को डिवाइड करो ना 6 से, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर आएगा 3, 3, 1 या 5। हमेशा देख लेना, कोई भी नंबर ले लो। अब मैं ले लेता हूं 11, उसको 6 से डिवाइड किया। 6 1 जा 6, बच्चा 5। रिमाइंडर आ रहा है ना हमारा 5। ऐसी कोई नंबर आएगा उसका 1 आएगा। जब भी हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 1, 3 और 5 रिमाइंडर आएगा। तो इधर हम अब लिखेंगे रिमाइंडर आर इज इक्वल्स टू 1, 3, 5। तो अब हम इसके बाद लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ये हम ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 3 में क्या है, कह रहे हैं एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। मतलब कोई ग्रुप है आर्मी का, उसमें 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं। उनको मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कह रहे हैं 32 मेंबर्स के बैंड में उनको चलना है। जैसे ये लाइनें टोटल 32 हैं, 32 है मान लीजिए। तो यहाँ भी इसके पीछे भी 1, इसके पीछे भी 32 होने चाहिए बंदे, इसके पीछे भी 32 होने चाहिए। ये कह रहे हैं 32 मेंबर्स की लाइन होगी, उनको परेड करना है। कह रहे हैं द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर मतलब एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हमारा एचसीएफ। तो इन्होंने भी यही बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। इन्होंने बस मैक्सिमम बोल दिया हाईएस्ट की जगह। तो इधर भी हमने एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग गया। तो हम इधर क्या करेंगे, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से। 616 डिवाइडेड बाय 32, 32 1 जा 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब नीचे आ जाएगा हमारा 6। अब 296 को 32 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रफ वर्क में करके देखेंगे। अब हमारा 32 296 के डबल पे कहाँ आएगा, थोड़ा हम आसपास का करके देखेंगे। अब हम इसके बाद 296 को 32 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा कैसे आएगा, मैंने कहा 32 इंटू 10 तो 320 होता है। अब 32 इंटू 9 करके देखता हूँ। 32 इंटू में 9, 32 इंटू में 9 किया मैंने, मेरा आंसर आएगा 9 मतलब 9 2 18, 8 9 से 27, 288। मैंने कहा हाँ ये सही आ रहा है, 288। 32 इंटू में 9 जा, तो कितना आया हमारा रिमाइंडर 8। अब इसको हम फिर वैसे लिखेंगे जो जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे थे। डिविडेंड 616 इज इक्वल टू डिवाइजर 32 इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। इसके बाद फिर हम दोबारा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फिर 30 डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। अब ले लो 32 को डिवाइड करना हमने 8 से। 8 4 जा 32, ये तो साफ साफ पता लग रहा है हमें।
32 इज इक्वल टू 8 इंटू में 4 प्लस 0। 8 हमारा आ गया, खत्म बात। 8 तो हमारा आंसर आ गया 8। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा फिनिश। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। क्वेश्चन फोर्थ पढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत इजी है गाइस। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अब सबसे पहले हमने लेना है क्वेश्चन फोर्थ। लेट a be any positive integer and b is equals to, अब इधर हमने क्या प्रूव करना है, 3m 3m प्लस 1 प्रूव करना है हमें। इधर 3 है, यहां भी 3 है, हमने b क्या लेना है, 3 मैंने आपको बताया था। b इज इक्वल टू 3 लेंगे। अब अब हम फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3m प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमें क्या पता लगेगा, कैसे आएगा। अब आप कोई भी नंबर ले लो, इन्होंने क्या कहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। कोई भी ले लो आप पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो आपका मन करे। मैं ले रहा हूं 2, ठीक है, मैंने ले लिया 2, उसका स्क्वायर क्या होगा 4। उसको डिवाइड करके देखो 3 से, क्योंकि यहां पे जो होता है उससे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, बचा कितना 1, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। कोई भी ऐसा कोई भी ले लो आप इंटीजर, उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें खाली ऑड इंटीजर था। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसका हमने स्क्वायर नहीं करके देखना था, और नंबर हमने ऑड लेना था। पर इधर हम नंबर कोई भी ले सकते हैं, नंबर हम इधर कोई भी ले सकते हैं, पर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, जैसे 2 ले लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर करके देगा 4, क्योंकि हमने ए स्क्वायर लेना है, यहां पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम 2 लिया, हमने ए की वैल्यू 2 ली, ए की वैल्यू 2 ली, तो हमने इसको स्क्वायर किया 4। अब हमने उसको 3 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर कितनी आई 1। अब ऐसे कोई भी ले लो आप। अब मैंने ले लिया, जैसे 3 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर आया 9, उसको डिवाइड किया 3 से, क्योंकि यहां पे 3 है। यहां पे जो हमारा इस वेरिएबल से पहले होता है ना, m होगा इधर या q होगा, कुछ भी, उससे जो पहले उसका कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इधर हमने 3 से डिवाइड किया, ऐसे 3 3 जा 9, बचा 0, 0 बच रहा है, 0 या 1 बचेगा हमेशा, देख लेना। कोई भी नंबर से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर लो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, हमेशा हमारा 0 या 1 बचेगा। सो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है गाइस, कि हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 1। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 3m प्लस 0, 3m प्लस 1। हमेशा हमारा यही आएगा, क्योंकि 0 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, या 1 आ रहा है, हमने इधर यही लिखना है। तो एंड में क्या आएगा, हेंस, ये लाइन लिखनी जरूर है, हेंस, फिर क्वेश्चन में से देखेंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m और 3m प्लस 1। या 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 0 को क्या लिखे, 0 तो कुछ भी होता है, तो हम इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। उसमें कहा गया है हमें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का इधर
इधर इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का था, इधर हमें क्यूब का है। तो सबसे पहले हम जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही करनी है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी मैंने क्या बताया था, क्या लेना है इस क्वेश्चन में, प्रूव करना है हमें 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो m से पहले क्या है 9, तो हमें b लेना है 9 सबसे पहले। तो अभी इधर हमें क्या गया है कि शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a का क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस r। तो 9m प्लस ये कह रहे हैं इसी फॉर्म में होना चाहिए और किसी फॉर्म में नहीं होगा। किसी का भी क्यूब ले लो आप पॉजिटिव इंटीजर का। जैसे मैं क्यूब ले रहा हूं 2 का ले लेता हूं क्यूब में, जो इजी होता है वही करके देख लेता हूं। मैं 2 का क्यूब लिया मैंने, पहले ए की वैल्यू मैंने 2 ली, उसका क्यूब लिया, फिर 2 2 4 4 2 8, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा। अब 8 को डिवाइड करके देखो 9 से, नहीं जा रहा, 9 0 0 आया 8, रिमाइंडर कितना आया हमारा 8 हमारा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला कुछ भी लेके देखो, मैं अब 3 का लेके देखता हूँ, ए इज इक्वल टू 3 लेके देखता हूँ। 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 को डिवाइड करूंगा मैं 9 से, 9 3 27, आंसर कितना आ रहा है 0, यहाँ 0 है। ऐसी कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब करके देखो तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 1 या 8। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, हियर r इज इक्वल्स टू 0, 1, 8, हेंस 9m प्लस 0, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इज रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन लिखेंगे तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ये बात पक्की है। हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 आंसर। गाइस, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और अगर गाइस फुल कोर्स मैथ्स ऑफ 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को। थैंक यू गाइस। आज मैं शुरू कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 10th का मैथ्स है ये, इसकी एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूं आज 1.2। 1.1 मैं करवा चुका हूं। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले गाइस प्लीज एक्सरसाइज 1.1 जरूर करें, तभी 1.2 समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है राइट द एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है 140, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने 140 लिया, इधर इसके फैक्टर्स निकाल दिए। ये हमेशा हम यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ऐसा तो मैं यहाँ पे 5 से भी कर सकता हूँ, 7 से भी कर सकता हूँ, 7 2 14 और 0, पर सबसे छोटे से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 7 0, 2 70, ठीक है।
उसके बाद अब मैं फिर 2 से करूंगा, 2 से जा सकता है 70, 2 35 जा। अब 2 से नहीं जा सकता, मैं करके देखता हूँ 3 से भी नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए इस क्वेश्चन के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिखेंगे कैसे? 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 इंटू 2 है, 2 2 है तो स्क्वायर। अगर 3 2 होते, 2 इंटू 2 इंटू 2 होते तो 2 क्यूब लिखता मैं ऐसे। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होते 2, तो 2 की पावर 4 लिखता मैं। अब ऐसे ही अब देखो सेकंड पार्ट, ये बहुत इजी है, 10th का मैथ्स बहुत इजी है। सेकंड पार्ट है 156। 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 156 मैंने इधर लिखा और उसके फैक्टर्स किए क्या होंगे? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से जाने के लिए पीछे 0 होना चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए पीछे। तो अब मैं इसे 3 से करके देखता हूँ। 3 1 जा 3 जा 13 जा। अब 13 तो हमारा 13 तो किसी से ज्यादा नहीं है, ना 2 से ना 3 से। 13 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल से ही जाते हैं, अपने ही नंबर से जाते हैं। जैसे हो गया हमारा 7, जैसे हो गया हमारा 13, जैसे हो गया हमारा 5, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपने ही आप से जाते हैं, डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे अब 13 है, 13 देख लो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 7 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने 7 से ही होगा। 13 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 13 से ही होगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 13 अब मुझे पता किसी टेबल में जाता नहीं, तो 13 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13, दैट्स सो इजी। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। बाकी ऐसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आपका आंसर दूंगा। अब क्वेश्चन 2, ये मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बता देना मेरे को। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम of the following pairs of integers and verify LCM into HCF। अच्छा ये तो ठीक है। पहले हमने सबसे पहले फाइंड द LCM एंड HCF निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। हम LCM HCF हमने जो 1.1 एक्सरसाइज करी थी उसमें HCF हमने कैसे निकाला था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। अब इसमें हमारे को नया तरीका बताया, प्राइम फैक्टर से भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ। प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर से करने के दो फायदे हैं, एक हमारा एचसीएफ भी निकल जाता है, साथ साथ हमारा एलसीएम भी निकल जाता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर से निकाल रहा हूं। देखो 26 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा मैं। 26 2 13 जा 13 1 जा। 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13, जो इधर होते हैं वो लिखते हैं बस हम। 91 क्या करूंगा? 91 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा। सेवन के टेबल से जाएगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा। ये कितना आया? 7 इंटू में 13। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। हमारा जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम निकालने का बहुत इजी तरीका है। एलसीएम जो होता है ना हमारा, एल का मतलब होता है लीस्ट। अब हम इधर
सबसे पहले देखेंगे कि देखो इधर 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कॉमन क्या है, क्योंकि हमें एलसीएम में हमने सबसे कॉमन देखना है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में सबसे पहली चीज है हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है हमारा 13। एलसीएम में कॉमन वाले जो कॉमन कॉमन वाला होता है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे होता हमारा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13 अगर हमारा होता, ठीक है, तो एलसीएम में मैं लेता 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इंटू में जो बचे हुए हैं बाकी सारे। इधर क्या बचे हुए हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। पर इस क्वेश्चन में तो हमें हमारी 13 कॉमन कॉमन की पावर 1 ही है, तो हम इधर इस क्वेश्चन में हम लेंगे 13, बाकी जो बचे हैं सारे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी आते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन कॉमन होते हैं ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। ये हमारा 13 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर है, तो मैं 13 का स्क्वायर लूंगा। ये अलग मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल इधर मैं 13 का स्क्वायर लूंगा और बाकी जो बचे हैं बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 इंटू 7 जो बचे हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। पर हमारा असली क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे कॉमन कॉमन है 13, इसकी हाईएस्ट तो कॉमन में 1 ही है, 1 इसकी जो पावर है 1 है, तो मैं 13 की पावर 1, बाकी जो बचा सारा। आंसर क्या है 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 क्या होता है हमारा, करके देख लेंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, क्या हमारा 2 5 3 8 और 1। हमारा आंसर आ गया 182। अब ऐसे ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ क्या होता है हमारा, मैंने कहा इन दोनों में सबसे पहले जो चीज देखनी है हमने, कॉमन वाली चीज देखनी है। कॉमन वाली चीज क्या है हमारी 13। अब एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन वाले की सबसे लो वाली पावर लिखते हैं। एचसीएफ में एलसीएम में क्या था, हमने कॉमन वाले की सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। लीस्ट का उल्टा कर दो हाईएस्ट। इसमें हमने हाईएस्ट वाली पावर लिखनी होती है एलसीएम में, और एचसीएफ में हमने लोएस्ट वाली पावर लिखनी होती है कॉमन वाले की बस। इसमें हमारा कॉमन तो हमारा दोनों की पावर 1 नहीं है, तो हम इधर तो 13 ही लिखेंगे, 13 बस। एचसीएफ में हमें और बाकी कुछ नहीं लिखना होता। एलसीएम में बाकी वाले भी लिखते हैं 2 इंटू 7, पर एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होता है ना, कॉमन उसकी सबसे लोएस्ट वाली पावर 13। अगर इसमें देखते हैं हम, इस वाले एग्जांपल में जैसे किसी का फैक्टर आ गया 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 7 इंटू 13, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ क्या लिखते हैं हम इसमें, इस वाले में एचसीएफ लिखते हैं हम। एचसीएफ में कॉमन वाले की सबसे लोएस्ट पावर, इधर कॉमन क्या 13 और 13, इसकी लोएस्ट पावर है 13, तो इधर भी 13 ही आता है एचसीएफ। ठीक है, इससे हमारा एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। 2 फायदे हुए हैं इस प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। तो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। नहीं, इसमें और भी पूछा हुआ कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ये हमें प्रूव करना है, अब मैंने एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ क्या है हमारा 13, इसको निकाला, कितना आया हमारा, ये करके देख लेंगे। ये 182 इंटू में 13, 182 इंटू में 13, 3 1 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 6 13 2 2 3 6 6। एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया हमारा 2366। एचसीएफ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी 2366 ही आएगा, देख लेना करके, तो हमारा ही वेरीफाई हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ
अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब हमने यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमने गलत निकाला है। हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा, जो हम जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इन दोनों का निकाल रहे हैं 26 और 91 का, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है ये। 510 एंड 92, इसका एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। अब 510 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स करूंगा, टू 255 सा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा ये 2 से तो जा नहीं सकता, क्योंकि 2 से जाने के लिए एंड वाला नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन तो है नहीं। अब मैं देखता हूँ किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा ये, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब मैं देखूंगा किससे जाएगा, अब ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा। 510 के क्या हुए प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसी तरह मैं 92 के करूंगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 जा 23 हमारा होता है प्राइम फैक्टर, ये किसी के टेबल में नहीं जाता, तो 23 1 जा 2 इंटू 2 इंटू 23, ये आ गया हमारा। ये इस वाले को मैं कैसे लिख सकता था, 2 नहीं, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं होगा, इसमें स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू में 23। तो अब मैं बताता हूं इसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम में मैंने कहा था सबसे पहले जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट वाली पावर, कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 2 ही कॉमन दिख रहा है मुझे और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, उसकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में सबसे पहले जो कॉमन इन दोनों में देखना कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर इंटू में, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी सारा मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 23, ये सारा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। गाइस इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 23460, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ अब क्या होगा, एचसीएफ मैंने बताया था ये इसका हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का उल्टा करेंगे लोएस्ट, जो कॉमन वाला पार्ट है ना हमारा 2 इसकी लोएस्ट वाली पावर, सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट वाली पावर, बाकी कुछ नहीं। एचसीएफ में बाकी और कुछ नहीं लेना, बाकी और कोई कुछ नहीं लेना एचसीएफ में, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला पार्ट और उसकी भी लोएस्ट वाली पावर। एलसीएम में कॉमन वाला पार्ट की हाईएस्ट वाली पावर और बाकी सारा सब कुछ आता है। एचसीएफ सीधा साधा सा होता है बिल्कुल, उसमें सिर्फ कॉमन वाले पार्ट की छोटी वाली पावर। अब इसका जो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है वो आप करके दिखाएं मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछें। अब क्वेश्चन थर्ड में हमारे क्या करना है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा हाँ, ये सेकंड वाले पार्ट में हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इंटू में एचसीएफ करो, कितना आएगा हमारा 23460 इंटू में 2, ये हमारा कितना आएगा, इसको करके देख लो, 46920। और जब हम 510 जो हमारे 2 नंबर्स हैं
उनका मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू में 92, ये भी हमारा आएगा 46920। मल्टीप्लाई आप करके देख लो, चाहे मैंने करके देख लिया अपने रफ वर्क में। 510 इंटू 92, तो हमारा ये और ये मैच कर गया, मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा सही आया। अगर हमारा ये मैच नहीं करते दोनों, तो हमारा मतलब एलसीएम और एचसीएफ में गड़बड़ आई है, पक्का, ये बिल्कुल पक्का है। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा, हमेशा प्रोडक्ट होगा उनका। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड में भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, ये भी इजी है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है, नंबर्स भी छोटे छोटे दिए हुए। 12, 15, 21। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 इंटू में 2, 3 2 6 इंटू में 2, 12। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 12, 3 4 या सबसे पहले 2 से कर लो, मैंने 2 से सिखाया ना आपको, तो सबसे पहले 2 से करो। 2 6, ठीक है। अब 2 3, फिर 3 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, खत्म बात। उसके बाद 15 का भी हम ऐसे ही करके देखेंगे। 15 का आएगा 3 इंटू में 5। उसके बाद 21 का करके देखेंगे, उसका आएगा 3 इंटू में 7। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, वही वाली बात। सबसे पहले क्या चीज देखनी है, कॉमन वाली। कॉमन क्या है इसमें, इसको हम सबसे पहले हम जो जिसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा होता है उसको वैसे लिख देते हैं। 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, इनका किसी का स्क्वायर कुछ नहीं बन रहा तो हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो एलसीएम हम क्या लेंगे, सबसे पहले कॉमन वाला देखेंगे। कॉमन मुझे 3 दिख रहा है, 3 कॉमन है। कॉमन वाले की हाईएस्ट वाली पावर, एलसीएम में हाईएस्ट वाली पावर होती है, पर इसमें तो 3 है, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट तो कुछ है नहीं, तो 3 लिखेंगे सबसे पहले हम एलसीएम में। बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। बाकी जो बचा हुआ सारा लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू में 7। क्या आएगा ये, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू में 7 करके देख लेंगे। 7 6 42, 420। एलसीएम हमारा आ गया 420, ठीक है। और उसके बाद एलसीएम हमारा आ गया एचसीएफ। कह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए कह रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ मैंने बताया आपको बिल्कुल सीधा सा है। जो कॉमन वाले हैं ना, उनकी लोएस्ट पावर। कॉमन वाले इधर 3 है, और पावर तो है ही सबकी सेम इधर, तो इधर आएगा 3 है एचसीएफ, बस खत्म। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन थर्ड का। अब अगला सेकंड पार्ट। (17, 23, 29). इसके हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। 17 का कितना है, 17 प्राइम फैक्टर है, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल से जाता है और किसी टेबल से नहीं जाता। आप करके देख लो, चाहे 3 से कर लो, 4 से कर लो, मल्टीप्लाई 5 से, कुछ भी किसी से भी कर लो। 17 सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। 23 ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। 29 ये भी सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। तो अब इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कॉमन वाले की सबसे छोटी वाली, कॉमन वाले की सबसे हाईएस्ट वाली पावर एलसीएम में आगे लीस्ट है, तो मतलब हाईएस्ट वाली, मतलब जो कॉमन है सबसे पहले कॉमन वाला देखेंगे। कॉमन की हाईएस्ट पावर, इधर कॉमन 1 है, 1 की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 की हाईएस्ट पावर तो इधर सेम ही है। 1 इंटू में बाकी जो बचे हैं सारे, 17 इंटू में 23 इंटू में 29, ये आ जाएगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29। 11339। और एचसीएफ तो बहुत ही इजी होगा हमारा। कॉमन वाले की लोएस्ट पावर, कॉमन इधर 1 है, पावर भी सबकी सेम है, एचसीएफ आ गया हमारा 1। इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप मुझे करके पूछें, अगर नहीं आता तो मेरे से जरूर पूछे, मैं जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन फोर्थ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
कह रहे हैं कि SCF ऑफ दो नंबर्स दिए हुए हैं, SCF ऑफ 306 657 दिया हुआ हमारा 9। कह रहे हैं LCM बताओ, फाइंड LCM। देखो कैसे इजी है ये, हमारे को पता है LCM इनटू में SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हमें दिए हुए हैं, 306 इंटू में 657। SCF हमारा दिया हुआ 9, LCM इंटू में 9 इज इक्वल्स टू 306 इंटू में 657। अब LCM क्या आ जाएगा हमारा, 306 इंटू में 657 डिवाइड बाय 9। अब इसको काट देंगे हम, 3 3 जा, 3 1 जा, 1 जा, 0 जा, 2 जा। अब फिर काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34। अब इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 34 इंटू में 657। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, 34 इंटू में 657, 22338। ये हमारा आ गया एलसीएम। खत्म क्वेश्चन, एलसीएम निकालने के लिए कह रहे थे हमें। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में हमें कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एक बात ध्यान रख लो हमेशा, कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 460 हो गया, 790 हो गया। कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2,5 हो। ये लर्न करने वाली बात है, 2,5 उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा होंगे ही होंगे, तभी वो डिजिट के आगे 0, तभी वो डिजिट मतलब 10 होगी, 20 होगी, 460, 790, उसके आगे 0 नहीं हो सकता। अगर उसके आगे 0 नहीं है तो वो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी डिजिट ले लो आप, कोई भी डिजिट के पीछे 0 लगा लो, उसके हमेशा उसके चेक कर लो कि उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएंगी। अब जैसे मैंने ले लिया 20 ले लिया, चलो 20 ले लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स करें 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, आए ना 2 और 5, 2 भी आया 5 भी आया। जिसके भी पीछे 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएगा ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो ये कहना है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0। मैंने बताया 0 से 0 एंड में लाने के लिए मतलब ये 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब इसके हम 6 के n के तो हम प्राइम फैक्टर्स कर नहीं सकते, तो 6 की कर सकते हैं। 2 इंटू में 3 की पावर n। हियर अब हम देख सकते हैं, हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। इसके पास 2 प्राइम फैक्टर है पर 5 नहीं है, तो 6 की पावर n, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इतना इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में एक ही लाइन लिखनी है, 6 के पहले प्राइम फैक्टर करने 2 इंटू 3, फिर उसके बाद लिखना है, ये लाइन बहुत जरूरी लिखनी है, वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, दोनों जरूर होने चाहिए। किसी भी डिजिट के पीछे 0 हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स दोनों जरूर होने चाहिए, 2,5। ये नहीं सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, 3 से काम चल जाएगा,
या 2 से काम चल जाएगा, 5 से काम चल जाएगा। दोनों ही होने चाहिए, 2,5 होने ही होने चाहिए पक्का, तभी उस डिजिट के पीछे 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। आप कोई भी डिजिट ले लो करके देख लो, मैंने 20 के किए, आप 30 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, 130 कर लो, उनका प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे ही होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर्स। हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करें ना तो 1 आए, कॉमा 1 और उसके अपने नंबर के अलावा, जैसे मैं 7 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, नहीं 7 के नहीं, मैं जैसे 8 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा या 1 1 जा, ऐसे ये भी तो लिख सकता हूं मैं 1। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ही होती है उसके कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स 1 के अलावा वो खुद और उसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर 8 भी तो हो सकता है, ये 8 1 जा हो सकता है, तो 8 के 1 और उसके अपने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए। जैसे इसका है 2, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 8 का 1 भी हो सकता है, 1 भी प्राइम फैक्टर है, 1 8 जा 8 होता है। 2 भी हो सकता है, 2 4 जा 8 होता है। अब 8 1 जा 8 होता है, 8 भी हो सकता है। पर कई नंबर ऐसे होते हैं जो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते, जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हो गए, जैसे हमारा 7 होता है, 7 के प्राइम नंबर करेंगे, ये सिर्फ अपने से जाएंगे और 1 से जाएंगे। कॉम्पोजिट नंबर में एक तो 1 से जाते हैं वो, एक तो अपने आप से जाते हैं और किसी से नंबर से भी जाते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जो हमारे सिर्फ वो अपने खुद के नंबर से जाते हैं और 1 से जाते हैं। पर कॉम्पोजिट नंबर वो अपने 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 नंबर के अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से भी जा रहे होते हैं। अब मैं इधर का आपको करके दिखाता हूं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, इसको सबसे पहले कॉमन ले लूंगा 13 इसमें से, क्योंकि ये प्लस में है। 13 कॉमन लिया मैंने, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन लिया होगा, इसको जब खोल के देखोगे तो यही आएगा। तो 13 इंटू में 11 7 77 प्लस 1, 13 इंटू में 78। 78 के तो हम कितने सारे कर लेंगे फैक्टर्स, क्योंकि ये होता है 78 पीछे इवन नंबर है, इसके तो 2 से भी जाएगा ये, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ऐसे ही 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। बस इधर हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, हियर नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5, इसमें सबसे पहले 5 कॉमन ले लूंगा मैं। 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 7 6 4, ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। 7 6 42, 42 4 3 12, 12 2 24, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 1008 प्लस 1 5 1009,
अब 1009 के तो मैं कितने सारे फैक्टर्स कर दूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इसके देखो ये 5 भी फैक्टर आ गया, 1009 भी आ गया। दो फैक्टर तो मुझे यहीं पे अलग ही दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं दो फैक्टर्स अलग, दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं। इनटू में 1 भी होगा, यहां भी दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं, इनटू में 1 भी होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब ये है, वो एक तो अपने आप से चले जाएं, 1 अपने आप से डिवाइड हो जाए, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और किसी से भी डिवाइड हो। यहां तो ये 1 से हो ही रहे हैं, और हो सकता है अपने आप से भी हो रहे हो, कोई नंबर होगा। यहां तो 3 आ ही रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए उसके, 2 से ज्यादा। एक तो वो खुद, जैसे 7 है, जैसे 8 है, उसका एक तो खुद आ जाए, वो 8 आ गया। एक तो 1 आ जाए, 1 भी आ गया। और एक और कोई भी आना चाहिए, जैसे 8 का 2 भी आएगा, 2 इंटू 4 8 होता है। इसको कंसेप्ट ध्यान से समझना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 7th बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सो कह रहे हैं कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के इधर उधर, मतलब जैसे हम पार्क्स में देखते हैं साइड में पाथ होता है ना, भागने वाला, रनिंग करने वाला। तो वो कह रहे हैं कि वो एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है। कहते हैं सोनिया जो उस पाथ को कवर करने में टाइम लेती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आने के लिए 18 मिनट लेती है। और रवि जो लेता है वो 12 मिनट लेता है स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे। जैसे ये कोई पार्क है, यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया, यहां से गई वो, तो उसको लगे 18 मिनट्स, 18 लगे। ऐसे ही रवि गया, ये सोनिया गया, ऐसे ही जब रवि गया उसको वापस आने में लगे 12 मिनट, लिखा हुआ क्वेश्चन में रवि को लगे 12 मिनट। तो कह रहे हैं तो वो कितने टाइम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे निकले और एक ही डायरेक्शन में गए, वो भी इधर गया वो भी इधर गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में गए। तो वो कह रहे हैं वो कितनी देर बाद एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। एक बार में तो मिल नहीं सकते, कि वो पहली बार में वो 18 मिनट में आ जाती है, वो 12 मिनट में आता है, 12 मिनट में आ जाता है, वो जल्दी आ जाता है, वो लेट आती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर बाद मिलेंगे, इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं हम, एलसीएम ऑफ 18, इसका एलसीएम जो आएगा ना उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा इतने टाइम बाद मिलेंगे। 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 12 का करेंगे 2 इंटू में, ये आ गया। इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा इसका, हमारा जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वाली पावर, कॉमन क्या इधर 2, उसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर, और कॉमन भी है इसमें, कॉमन क्या है 3, उसकी हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर। बस बाकी और तो कुछ हमारे पास बचा नहीं, तो और हम कुछ साइड में लिखेंगे नहीं इंटू में। तो 2 2 4 इंटू में 3 3 9, 4 9 36 मिनट्स आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है ये। गाइस अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और अगर गाइस फुल कोर्स मैथ्स ऑफ 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को। थैंक यू। गाइस आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। 1.3 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव रूट 5 एज इरेशनल।
ये मैं कैसे प्रूव करूंगा रूट 5 इज इरेशनल? ये प्रूव करने का बहुत ही मतलब इजी तरीका है, यही है जो मैं बता रहा हूँ। ये इरेशनल प्रूव होता है कॉन्ट्रेरी से। कॉन्ट्रेरी मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रेरी होता है मतलब हम इसको सबसे पहले रैशनल लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे तो वो रैशनल नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले हम रूट 5 को लेंगे रैशनल। लेट रूट 5 एज रैशनल रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी, देन रूट 5 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। रैशनल का मतलब होता है जो भी ए बाय बी की फॉर्म में हो। रैशनल नंबर मतलब ए बाय बी की फॉर्म में। 2/3 हो गया, जैसे 4/7 हो गया, जैसे 4 भी हो गया क्योंकि 4/1 होता है, जैसे 7 हो गया, 7/1 होता है क्योंकि तो ये भी ए बाय बी, जो ए बाय बी की फॉर्म में वो रैशनल होता है। तो रूट 5 को मैंने लिख दिया ए बाय बी। इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिए हैं, ए बाय बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 एज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जब हम ए का फैक्टर करेंगे या बी के फैक्टर करेंगे तो 1 ही ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 7, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, और ले लेता हूँ 13, 13 1 जा 13, 1 1 जा 1। अब ये 7 और 13 इज अ क्रो प्राइम। 7, 13 इज क्रो प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉमन जो फैक्टर है वो 1 ही है। ये 1, इधर भी 1, कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में 1 है, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अगर और कोई भी कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों के बीच में तो वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर हमने ए बाय बी ऐसे लिखेंगे, ये को प्राइम है, मतलब ये इनका सिर्फ बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी रूट 5। ए बी को इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया ना बी को इधर। ए इज इक्वल टू बी रूट 5। अब हम ना कभी भी रूट नहीं रखते ऊपर, तो हम रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 का स्क्वायर। अब ये शायद सबको पता होगा मेरे हिसाब से, पर चलो फिर भी बता देता हूं मैं। रूट 5 इंटू में रूट 5 क्या होता है? 5 होता है। कोई देखो मैं बताता हूं, जो रूट 5 होता है ना उसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। स्क्वायर ही तो किया मैंने रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 आंसर। मतलब किसी भी चीज का हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें ना तो आंसर वही आ जाता है। जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट 3 इज इक्वल टू होता है 3 की पावर 1/2, उसका हमने स्क्वायर किया। रूट 3 इंटू रूट 3 किया हमने, तो रूट 3 का ये स्क्वायर कर दिया हमने। रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 गया तो इज इक्वल टू 3 आंसर। तो अब ए स्क्वायर इक्वल टू बी रूट 5 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी 5 का स्क्वायर। ओ सॉरी 5 सॉरी, तो क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b आ गया। ये तो सबका आ गया होगा। 5b स्क्वायर, सॉरी यार, बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया सारा का सारा स्क्वायर होगा, वो 5b स्क्वायर, इतना हमारा आ गया। तो हमने देखा एक हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम जो है 1.3 थ्योरम है, वो कहती है अगर कोई जैसे ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय जैसे समझ लो कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाय एम है, तो देन इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एम, देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एम। समझे हो?
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से। 7 7 से 49 होता है, 49 7 से 49 कट जाता, डिविजिबल है ना ये। तो ऐसे ही 7 का स्क्वायर डिविजिबल बाय है 7 से, तो 7 भी तो डिविजिबल बाय है 7 से, ठीक है ना। तो यही थ्योरम कह दिया है। अब हम इसके बाद यहां पे आएंगे, ये मैं थ्योरम बताना जरूरी है इसलिए बता रहा था थ्योरम। तो अब इधर हम देखेंगे ए स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लगता है, इधर से कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल। ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, एक सबसे इजी तरीका है। अब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इधर से हमें दिख रहा है, तो ए डिविजिबल बाय 5, तो ए इज डिविजिबल बाय 5। ये मैंने थ्योरम बताई है आपको, ए इज डिविजिबल बाय 5 आ गया। तो मतलब ए तो 5 से डिविजिबल है, ए इज इक्वल टू 5c। यहां पे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5c, क्योंकि ये c हमने एक और कांस्टेंट लिया है। c इज मतलब c हमने इसलिए लिया है, जैसे कोई हमारा डिविजिबल है, ए हमारा 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 5 ए हमारा अगर 5 से डिविजिबल है तो सी हम कुछ वेरिएबल ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा है 15 इज इक्वल टू 5c, ये हमने लिखा। 15 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, c की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं लेता है यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 5c, तो c की वैल्यू इधर क्या आ जाती है 4, 5 4 जा। तो ऐसे ही जब कोई चीज डिविजिबल होती है ना किसी से, जैसे a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इसको लिखने का तरीका है a इज इक्वल टू 5c। c की जगह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 5c आ गया। तो अब हम इस a की जगह पे हम a इज इक्वल टू b√5 ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू डालेंगे a की जगह पे, b√5 इज इक्वल टू 5c। मैंने कहा रूट नहीं रखना हमने कभी भी ऊपर, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 5c, सॉरी b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ना, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया 25c स्क्वायर। तो अब हमारा इधर आ गया b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5 से 25 हो जाएगा ना, 5 से 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इधर से हमें क्या पता लग रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो अब इस लाइन से, इससे, सेकंड से और थर्ड से हमें क्या पता लगता है। ऊपर हमने लिया था a और b रैशनल है और को प्राइम है, लेट रूट 5 एज रैशनल, a बाई बी लिया था हमने, और मैंने a बाई बी बताया था को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर होता है जिनके बीच में कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ 1। पर इधर तो मैं देख रहा हूं a और b मैंने को प्राइम लिया, a इधर 5 से जा रहा है, a इज डिविजिबल बाय 5 और b इज डिविजिबल बाय 5। a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, इधर दिख रहा है सेकंड और थर्ड से। a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5। पर मैंने इनको तो को प्राइम लिया था कि 1 कि इनके बीच में जो प्राइम फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, 1। तो इधर तो 5 आ रहा है इन दोनों के बीच में, a इज डिविजिबल बाय 5, b इज डिविजिबल बाय 5, तो मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से मुझे ये पता लगता है कि a, b आर नॉट को प्राइम नंबर्स।
सो √5 इज इरेशनल। क्योंकि अब हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जब यही को प्राइम है ही नहीं तो सब कुछ ही गलत किया है हमने, तो इसलिए √5 इज इरेशनल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही होते हैं क्वेश्चन, और किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं होते। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें हमें ये जो √5 वाला पार्ट है ना वो प्रूव नहीं करना कि वो इरेशनल है या नहीं है। ये हमें पता है कि √5 इरेशनल है इस क्वेश्चन में पहले से ही। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब मैं ये बताता हूं कैसे प्रूव करेंगे। ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही पता है कि हमारा √5 इरेशनल है, हमें इसमें ये प्रूव नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेके चलेंगे वही वाला तरीका है, सेम टू सेम। लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। कॉन्ट्रडिक्शन से ही होगा क्वेश्चन ये, कि हम उल्टा लेके चलेंगे कि उल्टा 3 + 2 √5 इज रैशनल, मतलब 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। थ्री प्लस 2 √5 इज इक्वल टू a/b आ गया। तो अब अब इधर हमने इनको को प्राइम नहीं लेना। जब ये वाले क्वेश्चन होंगे ना प्लस वाले, या √5 के आगे खाली 2 होगा, खाली √5 होगा तो जैसे मैंने पहले कराया वैसे ही तरीके से होगा। पर जब उसके आगे कुछ होगा या प्लस में भी कुछ होगा तो हम ऐसे करेंगे। इसको हमने इसमें को प्राइम नहीं लेना। इसको करने का तरीका बिल्कुल लगा, छोटा सा तरीका बिल्कुल। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। तो 2 √5 कितना हुआ? 2 √5 इज इक्वल टू a/b - 3, a/b - 3, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा। पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। 2 √5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो b a - 3b, ठीक है। इसका हमने एलसीएम ले लिया इस वाले पार्ट का। तो अब √5 क्या हो गया हमारा? √5 इज इक्वल टू a - 3b बाय 2b। ये 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, 2b। तो अब ये तो हमारा को पता लग रहा है कि हमारा रैशनल है ये a - 3b। ये तो p/q की फॉर्म में है या a/b की फॉर्म में है, तो ये तो हमारा रैशनल है, रैशनल नंबर है ये a/b। ये क्योंकि डिवाइड में ये a/b की फॉर्म में है या p/q की फॉर्म में है। डिवाइड में तो ये तो हमारा रैशनल साफ साफ पता ही लग रहा है हमें। तो ये रैशनल है तो हमारा √5 भी रैशनल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हम लिखेंगे हियर वी कैन सी a - 3b बाय 2b इज रैशनल। सो √5 इज रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमें पता है कि √5 रैशनल नहीं है, √5 इरेशनल है। मैंने पहले प्रूव किया हुआ है। √5 इज इरेशनल, बट √5 इज इरेशनल। सो जब हमने ये आई हमारा गलत रहा है कि a - 3b हमारा रैशनल है, √5 भी रैशनल आ रहा है, पर √5 तो हमारा इरेशनल होता है, तो ये हमारा गलत आ गया। तो हमने मतलब लिया ही गलत है शुरुआत से ही। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। मतलब इसको हमने रैशनल लिया था 3 + 2 √5 को, तो हमारा गलत आंसर आया कि √5 इरेशनल है। हमने इसको रैशनल लिया था, 3 + 2 √5 को रैशनल माना था हमने कॉन्ट्रडिक्शन से माना था। हमने प्रूफ तो इरेशनल करना है, पर हमने 3 + 2 √5 को हमने रैशनल मान लिया। फिर हमने जब सॉल्व किया तो गलत आंसर सा आने लग गया कि हमें आंसर आ रहा है कि √5 इरेशनल है, √5 रैशनल आ रहा है। पर हमें पता है √5 इरेशनल होता है, हमने पहले प्रूफ भी किया है। इस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना अब,
सो 3 + 2√5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन थर्ड है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। चलो फर्स्ट पार्ट करा देता हूं पहले, ये सेकंड पार्ट करा देता हूं पहले, सेकंड ना थोड़ा सेम है। सेकंड पार्ट देखो, 7√5 को प्रूव करना है हमें कि ये इरेशनल है। वही सेम ऊपर वाला तरीका जो अभी मैंने बताया। 7√5 लेट 7√5 एज रैशनल, ठीक है। 7√5 एज रैशनल, तो 7√5 किस फॉर्म में होगा? 7√5 इज इक्वल टू a/b। √5 क्या आ जाएगा हमारा? a/7b। तो फिर वही तरीका, here we can see a/7b is rational, so √5 is also rational। बट हमें पता है, बट √5 is irrational, we know √5 is irrational, हमें पता है कि √5 irrational है। सो हमारी जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन ली थी पहले ही, उल्टा लिया था 7√5 is rational, तो हमारा वही गलत है, पहले शुरुआत की बात ही गलत है। 7√5 is irrational, so it is irrational। थर्ड का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो, थर्ड का थर्ड पार्ट देखो। 6 + √2, सेम क्वेश्चन 2 है वो, सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं है उसमें। बस आगे वो हल्का सा जो फर्क है वो आप अपने आप करके देखो, अगर नहीं आया तो मेरे से जरूर पूछो। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना उसमें, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह क्वेश्चन करना है वो। अब क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कराता हूं मैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, प्रूफ 1/√2 एज इरेशनल। अब ये जो सबसे पहले मैंने तरीका बताया था वही सेम क्वेश्चन है जो √5 में मैंने रैशनल प्रूव किया था। जो मैंने √5 रैशनल प्रूव किया था, ये उसी जैसा सेम तरीका है। देखो, लेट 1/√2 इज रैशनल, रैशनल ले लिया हमने उससे पहले, सबसे पहले। मतलब क्या हुआ? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b इधर को प्राइम है, सबसे पहले वाला तरीका सेम है, ये को प्राइम। जब भी हमारा एक होगा ना, सिर्फ एक पार्ट होगा, जैसे √2 होगा, 1/√2 होगा, या √3 होगा, या 1/√3 होगा, या √5 होगा, या 1/√5 होगा। इन तरीकों को हमेशा हमने इसी वाले मेथड से करना जो सबसे पहले मैंने √5 का कराया। बाकी अगर जो प्लस में होगा, जैसे प्लस में था 3 + 2√2, या खाली 2√2, या 5√2, प्लस में होगा या रूट के आगे कुछ होगा, तो ये छोटे वाला तरीका करना जो मैंने बताया आपको, ये वाला, ठीक है। अब इधर 1/√2 है, इधर a/b लिया मैंने, a/b को को प्राइम ले लिया। को प्राइम का मतलब है कि उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है। अब वैसे ही करेंगे सेम, b इज √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, b इज इक्वल टू a√2। अब मैंने कहा रूट ऊपर कभी भी नहीं लेना, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, b² इक्वल टू a²
2, ये हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 आ गया। तो अब 2 को हम इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हियर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, साफ साफ दिख रहा है हमें, बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो रहा है, डिविजिबल बाय 2। सो बी इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। बी, मैंने आपको थ्योरम बता दी, थ्योरम 1.3, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। सो तो अब क्या करेंगे हम, मैंने बताया था अब कांस्टेंट लेना है। b इज डिविजिबल बाय 2 है, तो मतलब b इज इक्वल टू 2c। मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको कि अगर यहाँ पे b की जगह 6 है, b की जगह 6 है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब हमें थोड़ा पता b की जगह क्या है, तो हमने c की जगह भी c लिख दिया कि कुछ भी हो सकता है, तो b इज इक्वल टू 2c लिख दिया। तो अब इधर हमने b की वैल्यू डाली, b की वैल्यू हमने ऊपर से क्या निकाली थी, ये डाल दो, a√2 इज इक्वल टू 2c, b की जगह बस वैल्यू डाली है। अब मैंने कहा ऊपर रूट नहीं लेना, ऊपर रूट कभी भी नहीं लेना, तो दोनों साइड का स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया, a स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से 4 को काटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, 2 2 जा जाएगा ना, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। तो अब इधर क्या आ रहा है, हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। थ्योरम बताइए मैंने आपको। सो फ्रॉम, इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन a कॉमा b इज डिविजिबल इज नहीं आर, a कॉमा b आर डिविजिबल बाय 2, सो दे कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब उल्टाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a कॉमा b आर कोप्राइम। मतलब वो उल्टाते हैं उस फैक्ट को कि हमने कोप्राइम ए और a कॉमा b को कोप्राइम लिया है, क्योंकि वो उनके बीच में कॉमन फैक्टर मैंने कहा 1 है, पर इधर तो फर्स्ट से भी पता लग रहा है कि b डिविजिबल बाय 2 है और a इज डिविजिबल बाय 2 है, दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने तो बताया था कि कॉमन फैक्टर 1 है, तो सो दे कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट a कॉमा b आर कोप्राइम। सो 1/√2 इज इरेशनल। फिनिश। गाइस आज मैं शुरू करा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 ऑफ मैथ्स रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.4। ये एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे किसी के डिनोमिनेटर कोई भी एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, कोई ऐसी डिजिट्स जो खत्म हो जाए, जैसे 1.2 खत्म हो गई, जैसे 1.7, जैसे 2.33 कस खत्म हो गई, जैसे 1.71 ये खत्म हो गई और नहीं जा रही। नॉन टर्मिनेटिंग होता है 1.31 31 31 ऐसे चलती रहेगी। जैसे 1.41 71 1111 ऐसे चलती रहेगी। जो खत्म नहीं होती वो नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ना होना, चलते रहना। अब खत्म टर्मिनेट वही होती है जिसके डिनोमिनेटर में जैसे कोई डिजिट है वो टर्मिनेट तब होती है
जैसे कोई डिजिट है 13, वो टर्मिनेट कब होगी? जब उसके डिवाइड में 2 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर, या फिर 5 की पावर n हो, 5 की पावर n या m कुछ भी ले लो, 5 की पावर m हो, या फिर दोनों हो, 2 की पावर n 5 की पावर m, या तो दोनों हो, या तो 2 की पावर n हो, या तो 5 की पावर n हो, या तो दोनों हो। जिसके डिनोमिनेटर में ये इनमें से कुछ भी एक चीज है ना, वो हमारी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट लो, 13/3125, 3125 के फैक्टर्स करो, 3125, इसके मैं फैक्टर्स करता हूं। सबसे पहले पीछे 5 है तो 5 से कर दिया, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। तो अब दोबारा 5 से किया, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से किया, 5 25, फिर 5 से किया, 5 5, फिर 5 से किया, 5 1। इधर क्या आ रहा है हमारा? 13/5 की पावर 5, मतलब हमारा 5 की पावर में कुछ आ रहा है। ये एन एम का मतलब है, एन एम या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब ये कोई भी पावर हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, 5 की पावर 4 7 2 3 सब कुछ हो सकती है, बस ये 2 की पावर और 5 की पावर में होना चाहिए। अभी 5 की पावर 5 आ गई, मतलब 5 की पावर में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। जो भी डिजिट के डिवाइड में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 5 की पावर m कुछ भी ले लो, या दोनों हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों हो, वो टर्मिनेटिव होती है। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा ना, इसके अलावा जैसे यहाँ पे 7 की पावर 3 होता, यहाँ अगर 7 की पावर 3 होता, मान लो अगर होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती, तो ये नॉन होती, फिर नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट ले लो, सेकंड पार्ट है 17/8, 8 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 17/2 की पावर क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, 64/455। अब 455 के फैक्टर्स करो, 5 9 1, और ये तो किसी टेबल से नहीं जाएगा ना, 91। नहीं 7 से जाएगा, 7 7 1 7, 7 3 21। अब 13 1। अब इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ आ रही नहीं रहा, सिर्फ एक ही 5 की पावर n आ रही है, बाकी अलग अलग भी आ रहे हैं। अगर कुछ भी अलग आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 64/5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूं मैं इसको 455 को, क्योंकि इसके ही तो प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। अब जैसे सेवंथ है, सेवंथ में बताता हूँ, सेवंथ भी मैंने आपको बताया, सेवंथ में से 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7, 5 की पावर 5। अब इसमें देखो, सॉरी 7 की पावर 5 है, 7 की पावर 5। अब इसमें 2 की पावर n है, 5 की पावर कुछ है n है, पर 7 अलग आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए था। तो 7 मेरे को दिखते ही पता लग गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नहीं खत्म हो सकता। खत्म बात, इजी सा क्वेश्चन है ये। ऐसी और करके देखो, जैसे 6 एक और करा देता हूं मैं, 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। ये तो 2 की पावर n और 5 की पावर n में दिख रहा है मुझे। जिसके डिनोमिनेटर में ये दोनों हो, या कोई इनमें से एक हो, या दोनों बोथ हो, तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब जैसे 8th है 6/15, 6/15 क्या होगा? 6/3 इंटू में 5, इधर तो 2 आ ही नहीं रहा, मतलब ये तो 2 आना चाहिए था, 5 अकेला तो आ गया, पर उसके साथ कोई और भी आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। खत्म।
पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। बाकी सारे ऐसे ही करके देख लेना, जो प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ लेना। मैंने बाकी मतलब 7-8 तो मैंने करा दिए हैं, 6-7, बाकी 1-2 रह गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, सारे रैशनल नंबर ये पी बाय क्यू की फॉर्म में इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहे हो अब उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बताओ जिनको आपने टर्मिनेटिंग कहा है। जैसे ये जैसे हो गया ये एग्जांपल ले लो, इजी बता रहा हूं मैं। 17/8 इसको मैंने टर्मिनेटिंग कहा है, टर्मिनेटिंग कहा ना मैंने इसको। तो अब इसको मैंने टर्मिनेटिंग कहा है, तो ये कह रहे हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अब बता के दिखाओ। अब 17/8 क्या होगा, 17 डिवाइड बाय 8 करके दिखा दो। 8 2 16 बच्चा 1 पॉइंट 0 उतारा नीचे से। 8 1 8 बच्चा 2, फिर नीचे 0 उतारा। 8 2 16 बच्चा 4, फिर नीचे 0 उतारा। 8 5 40। इसका आंसर आ गया 2.125। करके दिखाता हूं मैं, देखो। अब जिनको मैंने टर्मिनेटिंग कहा था, जैसे मैंने कहा था टर्मिनेटिंग 13/3125 को, 13/3125 को मैंने टर्मिनेटिंग कहा था। फर्स्ट पार्ट को इसका आंसर क्या आया था हमारा 13/3125 का। इसका आंसर आया था 13/5 ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था ना, 7/3 13/5 13/5 आया था इसका आंसर। तो अब इसके हमने डेसिमल एक्सपेंशन बता के बताने हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते जिसके पीछे क्वेश्चन पिछला हो, आंसर अगला बताना हो, पर फिर भी हम कर देते हैं। 13/5 है, नहीं इसको हम ये ना ही लिखते क्योंकि हमने तो करना ही डिवाइड है। इसको हम ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 3125 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 3125। जब इसको हम करेंगे सॉल्व, जैसे अभी 3125 0 बच्चा 13, फिर पॉइंट यहाँ पॉइंट लगा के नीचे 0 उतारा, फिर 0 जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो आंसर हमारा आ रहा है 0.00416। अब सॉल्व करके देख लेना, अब इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन करा जाता हूं मैं। सेकंड पार्ट जो था हमारा 17/8, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे इजी आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा। ये डिवाइड इतना मुश्किल करके इतनी देर में बंदा लगे रहेगा। बोर्ड्स में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, ये मुश्किल नहीं है पर डिवाइड लंबे क्वेश्चन है क्वेश्चन जरा सही। अब 17/8 है तो इसको 17 को 8 से डिवाइड करो। 8 2 16 बच्चा 1 पॉइंट 0 आया नीचे। 8 1 8 बच्चा 2, फिर नीचे 0 उतारा। 8 2 16 बच्चा 4, नीचे 0 उतारा। 8 5 40 खत्म। इसका आंसर आ गया 2.125। ये कह रहे थे करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि पिछले क्वेश्चन से देख के बताओ कि अगला क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे कभी नहीं कुछ पूछा जाता। वैसे पूछ लेंगे कि 17/8 का आंसर निकालो, क्या आएगा, बताओ कि टर्मिनेटिंग आएगा नहीं आएगा। तो हमने आंसर निकाल के बताया, हमने कहा टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग अगर खाली टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बताना हो बिना सॉल्व करे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या फिर दोनों हो, 2 की पावर n या 5 की पावर n, तो वो टर्मिनेटिंग है। वो तो मैंने आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा, 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। उन्होंने कहा बिना सॉल्व करे बताओ। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है,
द फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट. इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लो. ये कह रहे हैं कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है 43.123456789. ठीक है, ये हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है. तो ये कह रहे हैं इफ पहले बताओ कि ये रैशनल है या नहीं है. ये तो साफ पता लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा. इसको हम डेसिमल को अगर हम हटा देंगे, हमने डेसिमल को ऐसे हटा दिया और नीचे लगा दिया, डेसिमल की जगह 1 लगा दिया, और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 जीरोस लगा दी, 9 जीरो लगा दी, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया. तो ये रैशनल है. सेकंड साफ पता लग रहा है सेकंड रैशनल नहीं है, क्योंकि सेकंड में हमारे डॉट्स आ रहे हैं. डॉट्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्या पता वो कितने आगे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कितने आगे जा रहे हैं. तो ये हमारा इरेशनल है. फर्स्ट हमारा रैशनल था. थर्ड जो है हमारा वो है बार में. बार में आपको अगर याद होगा हमने 9th में किए हैं कि 0.7 बार को प्रूव करो कि रैशनल है, हम करते थे ये. तो ये भी रैशनल, इसका प्रोसीजर होता है. 9th में हमने प्रोसीजर किया था पूरा. इसको इधर प्रोसीजर नहीं करके बताना, बस इधर हमें बताना कि ये रैशनल ही है. तो फर्स्ट एंड थर्ड है हमारे रैशनल और सेकंड है इरेशनल. अब कह रहे हैं कि इफ दे आर रैशनल एंड द फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या होंगे? मैंने आपको बताया था इस प्राइम फैक्टर्स ऑफ q हमारे इस फॉर्म में होंगे 2 की पावर n या 5 की पावर n और बोथ. इसी फॉर्म में होंगे अगर रैशनल है.